हेलो, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइकलसन मोरले का प्रयोग। तो माइकलसन मोरले ने क्या कहा था, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम चित्र के डेरिवेशन को समझेंगे, और चित्र के डेरिवेशन को आप समझ के अपने से लिखिएगा, क्योंकि आप किताब का लिखेंगे तो आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो हम चलते हैं, पहले उस क्या उन्होंने बताया था उसको पहले पढ़ लेते हैं। तो पृथ्वी तथा ईथर के बीच आपेक्षिक गति का अध्ययन करने के लिए तथा ईथर संबंधित अन्य सभी धारणाओं को सिद्ध करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग सन 1881 में माइकलसन तथा मोरले द्वारा किया गया। तो यहाँ पर हम जैसे कोई पृथ्वी है, पृथ्वी में जो हमारा जो ईथर की वजह से घूर्णन गति हो रही है, उसमें जो भी हो रहा है उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयोग 1881 में माइकलसन तथा मोरले द्वारा किया गया। इस प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया गया कि प्रेक्षक की गति का प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, नदी जैसे बह रही है, ऐसे नदी बह रही है। तो नदी बह रही है तो उसमें नदी बह रही है तो साथ में हमारा जल भी बह रहा है। अगर जल का रफ्तार 5 है और हमारी नाव का रफ्तार भी 5 है, तो 5 बराबर 10 की स्पीड से हम ऐसे आगे बढ़ेंगे। और वैसे ही हम जैसे नदी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो हमारा नदी का रफ्तार 5 है और हमारा नाव का रफ्तार इधर 5 आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमारा आ जाएगा मान 0। तो वही मानों को हम मतलब रख करके हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, पहले चित्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर चित्र हमारे पास ये आ चुका है। अब अब यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देख लेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इधर एक लाइट सोर्स है, ये एस एस एक लाइट सोर्स है। अब एस एक लाइट सोर्स में, और यहाँ पर हमारा एक है ये जो लगा हुआ है, इसमें एक तरफ जो हमारी है अर्ध चांदी से एक प्लेटिंग की गई है, अर्ध चांदी से, जिसमें से यहाँ से जो प्रकाश आता है वह एक अपवर्तित हो जाता है और एक परावर्तित हो जाता है। अपवर्तित परावर्तित वही रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक अपवर्तित और एक परावर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर टकराने के पश्चात ये वापिस आता है, और पर ये जो पूरा सिस्टम है ये आगे की ओर बह रहा है। जैसे मैंने बताया, जैसे ये धारा के समान ये आगे की ओर चल रहा है, तो यहाँ से ये ऐसे जाने के पश्चात ये हमारा, इसमें प्रकाश की किरण इधर की ओर जाएगी, और इसमें से टकराने के पश्चात मतलब ये वाला फंक्शन यहाँ तक पहुंच जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है आगे की ओर इस तरफ। तो ये वाला फंक्शन जो है वो हमारा यहाँ पास आ जाएगा। तो ये वाला और ये जो है हमारा प्लेट, ये घसक करके यहाँ पास आ जाएगा। तो यहाँ पास हमने अर्ध चांदी की हुई थी, तो ये यहाँ पास आएगा। तो यहाँ से हमारा एक प्रकाश किरण इधर परावर्तित हो जाएगी, अपवर्तित होकर के इधर निकल जाएगी। अपवर्तित होकर के पास फिर वापिस वो हमारा इधर टकरा, इधर ये हमारा ये अपवर्तित होने के बाद इधर आ गई, और इधर यहाँ पर सभी हमारा लगा हुआ है परावर्तित पृष्ठ दर्पण, समतल दर्पण। यहाँ पर हमारा ये दोनों समतल दर्पण लगे हुए हैं, ये दोनों समतल दर्पण। तो ये समतल दर्पण से एक इधर हो गया परावर्तित और एक हो गया अपवर्तित। तो यहाँ पर अपवर्तित होने के पश्चात ये इधर वापस आ गया सेम। और पर यहाँ पर जो टकराया था वो हमारा सिस्टम पूरा घसक रहा है। तो ये सिस्टम ये जब यहाँ पहुंच गया, तो आइए अब ये इधर से टकराने के पश्चात यहाँ से ये इधर आता है, तो ये तब तक सिस्टम वहां तक पहुंच चुका होता है। तो हमें इसी के बीच का जो समय है, वही समय को हमको इसमें निकालना होता है। और यहाँ बस एक टेलीस्कोप होता है, जिससे हम इसमें इसमें जो हमारा फ्रिंज है वो हमें प्राप्त करते हैं, व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त करते हैं हमारे टेलीस्कोप से। बस आपको इसी फॉर्मेट को डिटेलिंग करके लिखना है, उपकरण की सारी जानकारियों को। तो चलिए चलते हैं, हम इसमें कुछ पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो उपकरण की जानकारी के लिए माइकलसन मोरले प्रयोग का सरल उपकरण चित्र में दिखाया गया है, अभी हमने देख लिया। एक वर्णी प्रकाश स्रोत, एक वर्णी प्रकाश स्रोत एस, वही हमारा जो प्रकाश स्रोत है एस, ये एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। अब एक वर्णी प्रकाश स्रोत क्या होता है? वह प्रकाश स्रोत जिसमें निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उसे एक वर्णी प्रकाश स्रोत कहते हैं। निश्चित तरंग दैर्ध्य के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। तो यहाँ पर मोनोक्रोनेटिक लाइट सोर्स हम इसको इंग्लिश में कहेंगे। समानांतर किरण पुंज 45 डिग्री पर झुकी है
तथा अर्ध चांदी की हुई एक हमारी पास प्लेट है। तो यहाँ पर हमने देखा है ये हमारा जो प्लेट है वो अर्ध चांदी किया हुआ है, जिसे हम यहाँ बस जी मान इसको हम दे देते हैं, अर्ध चांदी की हुई प्लेट। तो यहाँ पर इस प्लेट में से किरण, और ये हमारा जो प्लेट है वो 45 डिग्री एंगल पर झुका हुआ है। इस जगह पर आप देख सकते हैं 45 डिग्री पर झुकी है, तो अर्ध चांदी की हुई प्लेट जी पर पड़ता है, ठीक है। तो और इस प्लेट से किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो यही बात है यहाँ पर कि जैसे ये हमारा जो किरण पुंज है एक हमारा परावर्तित हो जाता है और एक अपवर्तित होकर के इधर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस प्लेट में किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा किरण पुंज दो भागों में विभक्त हो जाती है। पहला भाग होता है परावर्तित होकर समतल दर्पण M1 की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा पहला भाग है परावर्तित हो जाती है समतल दर्पण M1 की ओर, तथा एक अपवर्तित हो जाती है जो हमारा समतल दर्पण M2 की ओर। ये नीचे में समतल दर्पण M2 की ओर हमारा चल देती है। अब अपवर्तित होकर के हमारा समतल दर्पण M2 की ओर चली जाती है। प्लेट G से बराबर दूरियों पर रखे दर्पण M1 तथा M2 से किरण पुंज के दोनों भाग परावर्तित होकर के पुनः G पर लौट करके व्यतिकरण फ्रिंज बनाते हैं, जिसे दूरदर्शी टी से हम देखा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फ्रिंज है ये टकराया M1 से, ऊपर में ये M1 से ऐसे टकराया और एक हमारा M2 से टकराया, M2 से टकराया, M1 और M2 से टकराने के पश्चात ये वापिस आते हैं। तो यहाँ पर एक व्यतिकरण फ्रिंज बनाते हैं और इसी व्यतिकरण फ्रिंज को हम यहाँ पर जो हमारा लेंस लगा होता है टेलीस्कोप, हम उसके द्वारा हम इसे व्यतिकरण फ्रिंज को प्राप्त करते हैं। अब कार्यविधि को समझते हैं। तो कार्यविधि में यदि अब ये सब आपको अपने से लिखना है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी है, सब चीज आपको अपने से लिखना है। अब आते हैं कार्यविधि। यदि यह उपकरण विराम, ये सब आपको कार्यविधि जो है वो अपने से लिखना है। ये केवल मैं आपको समझा दे रहा हूँ एक बार, बाकी जो आपको लिखने का तरीका है वो अपने से करना है। केवल आप एक बार समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जिससे आप चित्र को देख देख करके इससे सारी जानकारियों को आप लिख सकते हैं। इसमें सिंपली यदि यह उपकरण है जो, तो यहाँ पर यह उपकरण विरामावस्था में है, विरामावस्था में हो अर्थात पृथ्वी रुकी हुई हो, तो किरण पुंज से दोनों भागें GB और G की प्लेट G तक लौट कर आने में बराबर समय लगाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा चित्र में आते हैं, अगर यह हमारा जो पृथ्वी है ये इस तरफ घसक नहीं रहा है, इसको हम एक सेटअप मानते हैं, ये सेटअप को ये इस तरफ घसक नहीं रहा है, तो ये यहाँ पर जो हमारा सनलाइट है, ये जो भी हमारा सोर्स है, ये यहाँ से हमारा प्रथम दर्पण से टकरा करके वापस आने में जितना समय लगाएगी उतना ही समय यहाँ से हमारा B दर्पण से टकरा करके आने में भी उतना ही समय लगाएगी। यही सिंपल यहाँ पर कहा जा रहा है। और अनुसार पृथ्वी यहाँ, किंतु ईथर अभिधारणा के अनुसार पृथ्वी उपकरण सहित ईथर में चल रही है। अब यदि यहाँ पर जो हमारा पृथ्वी है वो यह इस तरफ घसक रही है, तो हमारा ये जो सिस्टम है वो इस तरफ घसक रहा है। तो अब यहाँ पर पृथ्वी यदि पृथ्वी माना वेग प्रकाश प्रकाश की दिशा में V तथा GM1 तथा GM2 दूरियों में से प्रवेश प्रत्येक D के बराबर है। तो अब यहाँ पर जो हमारा आ जाता है GM1 और GM2, तो यहाँ पर से यहाँ पर तक के बीच की दूरी जो है उसको हम D मान रहे हैं। सिंपली इसमें ये हमारा दर्पण और जो हमारा ये फ्रेम है इसके बीच की दूरी, फ्रिंज के बीच की दूरी को हम मान रहे हैं सिंपल D, स्मॉल d। तो जो दूरियों में से प्रत्येक D के बराबर है। यदि स्थिर ईथर में प्रकाश का वेग c है, अब इसमें प्रकाश का वेग आ जा रहा है जो हमारा c है, तो GM1 दिशा में उपकरण के सापेक्ष का वेग। अब मैंने वही बताया था धारा के हिसाब से, जैसे हमारा इस दिशा में हम बह रहे हैं और हमारा जो इसमें जो वेग है वो हमारा v है। इस तरीके से जो वही हमारा मतलब जल का वेग, मतलब मान लीजिए जल का वेग हमारा हो गया v, और हम अब हम विपरीत दिशा में इस तरीके से हम चल रहे हैं जो हमारा प्रकाश की चाल है।
तो हम c में से v को घटा देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू मतलब टोटल चाल आ जाएगा। वैसे ही हम जैसे हम अब दूसरी परिस्थिति में हम इस तरह से चल रहे हैं और हमारा धारा की दिशा भी इधर ही है और हमारा जो है उपकरण की दिशा भी इधर ही है। तो हमारा c हमारा उपकरण का वेग और v हमारा सिंपल वेग हो जाएगा। तो v प्लस c हमारा सिंपल वैल्यू यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पर g बराबर है, यदि इसमें इस ईथर में प्रकाश का वेग c है और g m डैश दिशा में उपकरण के सापेक्ष का वेग c माइनस v और m2g की दिशा में लौटने पर अब वापिस आ रहा है, मतलब वही सेम। अब लौटने पर प्रकाश का वेग c प्लस v हो जाता है, सिंपल। तो प्लेट g से m2 तक जाने तथा लौट कर g तक आने में प्रकाश को लगा समय। तो यहाँ पर आने और जाने दोनों का बोल रहा है, तो हमको यहाँ पर दोनों का मान को जोड़ना पड़ेगा। लौट करके कुल समय, लगा समय, टोटल जाने और आने में समय। तो आपने समय बराबर तो पता ही होगा, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। सिंपल, आप जानते ही होंगे दूरी बटे चाल जो हमारा होता है वो समय होता है। तो यहाँ पर हमारा जो समय का फॉर्मूला है, हमने पहले आने का और जाने का दोनों का यहाँ पर हमने पहले आने का ले लिया है। ये d हमारा दूरी था, समतल दर्पण और फ्रिंज के बीच की दूरी बटे चाल। चाल वही हमारा c प्लस v हमने निकाला था। वैसे ही हम दूसरे आने के लिए जाने के लिए दोनों का, तो d अपॉन c माइनस v दूरी बटे चाल, सिंपल। फिर उसके बाद हम इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो यहाँ पर इसका लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास टोटल में कुछ इस तरीके से हमारा लघुत्तम आ जाएगा और ये वाला हमारा इधर और ये वाला इधर हो जाएगा। लघुत्तम लेना तो आपको याद आता ही होगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर दोनों का लघुत्तम लेने के बाद गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणा करने के पश्चात डी सी माइनस डी वी प्लस डी सी प्लस डी वी, तो यहाँ पर डी वी कट जाएगा और इसका सिंपल अंदर में इंटू होगा, तो सी स्क्वायर माइनस सी वी प्लस सी वी माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर हमारा आ जाएगा। और ये डी सी प्लस डी सी यहाँ पर हमारा सिंपल लिखा जाएगा। तो डी सी प्लस डी सी इक्वल टू 2DC होता है और यहाँ पर हमारा ये और ये कट जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर आ जाएगा। अब सी स्क्वायर और भी स्क्वायर में से हम इसमें से सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे, तो सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 2DC अपॉन सी स्क्वायर कोष्टक 1 माइनस भी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पर हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली सी से सी काट देंगे, यहाँ पर 2D अपॉन सी, और ये जो हमारा वैल्यू है हम इसको ऊपर करेंगे तो ये यहाँ पर हमारा इनवर्स में आ जाएगा। तो अब इनवर्स में आने के पश्चात यहाँ पर एक हमारा फॉर्मूला कार्य कर रहा है। हम उस फॉर्मूले को बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। ये बाइनोमियल थ्योरम को मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ क्या होती है। आपको बाइनोमियल थ्योरम आपको दिख गई होगी। तो हम चलते हैं आगे। बाइनोमियल थ्योरम से हमारे पास कुछ ये वैल्यू हो जाती है, तो हमारा इसके बाद वाली जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, इसलिए हम इसको लगभग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि संपूर्ण उपकरण ईथर में चल रहा है, संपूर्ण उपकरण हमारा ईथर में चल रहा है, अतः प्रकाश के प्लेट संपूर्ण उपकरण हमारा ईथर में चल रहा है, अतः प्रकाश का प्लेट G से M1 तक जाने तथा लौट कर आने में वास्तविक पर G A डैश और A डैश G डैश है, जिसमें बिंदुदार रेखा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो अब आगे निकल गया, हमारा फ्रेम घसकने के पश्चात ये जो हमारा उपकरण है वो आगे घसका, तो यहाँ पर G डैश और G1 डैश है। तो हम अगर अब इसके दूसरे हमारा जब आगे घसका तो उसके लिए अब हम उसमें समय निकालेंगे कि उसमें हमको कितना समय लगा। तो वही हमको इसमें समय और इसके समय में अंतर हमें निकालना है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारा क्या मतलब विस्थापन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिंपल उसी वैल्यू को हमको सिंपली निकालना है। तो यहाँ पर बिंदुदार रेखा से हमारा जो वैल्यू आई है अब हम उसको निकालते हैं। तो बिंदुदार रेखा से दिखाया गया है, परंतु स्पष्ट है कि प्रकाश का वेग G A डैश तथा A डैश G डैश दिशा में C है। सिंपल इसमें भी है जो हमारा प्रकाश का वेग है वो C हो तथा उपकरण का वेग G डैश और उसमें उपकरण का वेग हमारा V है। तो
सी ए डैश की दिशा में प्रकाश का उपकरण के सापेक्ष वेग। अब यहाँ पर हमें सिंपली उपकरण के सापेक्ष जो हमारा वेग है वो निकालना है। तो यहाँ पर हम आज देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा ये सिंपल ये त्रिभुज बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल के हिसाब से अब हमें वेग को निकालना है, जो हमारा ये इस तरीके का जो जी ए डैश का वेग है। तो यहाँ पर सी ए डैश बराबर जो हमारी सी ए डैश वैल्यू आ जाएगी उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं, रूट जी ए डैश स्क्वायर माइनस जी सी डैश स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जी ए डैश स्क्वायर बराबर सी हो जाता है और यहाँ पर जी सी डैश स्क्वायर बराबर वी हो जाता है। इसलिए प्रकाश में दर्पण M1 पर जाने और लौट कर आने में जो लगा समय है, अब वो समय बराबर आप जानते होंगे, समय बराबर होता है वही हमारा दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर 2D और हमारा c आ जाएगा, c जो हमारे प्रकाश की चाल है, और अपॉन में जो हमारा दूरी है, जो हमने यहाँ पर दूरी निकाली है, उस दूरी को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। रूट है तो रूट को हम 1/2 में सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको लिखने के पश्चात यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें से भी हम सी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो सी स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर से सी कट जाएगा। सी से सी कटने के पश्चात 2D अपॉन सी कोष्टक 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर कोष्टक माइनस 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी सिंपल हमारा बाइनोमियल थ्योरम लगेगा, जो आपको फिर से मैं स्क्रीन में एक बार और दिखा देता हूँ। फिर उसके पश्चात यहाँ पर 2D अपॉन सी कोष्टक 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 2C स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इसमें इधर की वैल्यू अत्यंत कम होने के कारण हम इसको लगभग इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अतः प्लेट G1 पर विभक्त दोनों प्रकाश किरण पुंज द्वारा उससे संबंधित पथों में चलने में लगे समय के अंतर, हमने बताया था हम दोनों में समय के अंतर को हमें ज्ञात करना है। तो हम दोनों पथों में से समय के जो अंतर है हम उसको निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो समय में अंतर आएगा डेल टी बराबर T2 माइनस T1। तो यहाँ पर हमारे T2 की वैल्यू और माइनस T1 की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो हमारी T1 की वैल्यू आई थी 2D अपॉन सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, माइनस T2 की वैल्यू आई थी 2D अपॉन सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर सिंपली हमने जो कॉमन लेना था वो कॉमन ले लेते हैं, जो इसमें हमारा सेम आ रहा है। फिर उसके बाद बाकी को हम हल करेंगे तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ जाएगी। आप इसको हल कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल हल है, ये तो आप जानते ही होंगे। फिर उसके पश्चात यहाँ पर हमारा जो इंटू कर देंगे, हमारे 2 से यहाँ पर 2 कर जाएगा, सी का सी क्यूब हो जाएगा और बी स्क्वायर तो ये है। तो यहाँ पर डी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, यहाँ पर हमारे जो हमारा समयांतर है, समयांतर वो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए दोनों दर्पणों के किरण पुंजों के बीच पथांतर जो हो रहा है, अब पथांतर की बात हो रही है, मतलब हमें यहाँ पर निकालना है पथांतर अर्थात दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर हमारा चाल है v, मतलब वही प्रकाश की चाल c, और समय हो गया हमारा डेल t। पथांतर हम निकाल रहे हैं, पथांतर बराबर हमें निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो यहाँ पर हो जाता है चाल और गुणित समय बराबर सी डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। यहाँ पर हमारा हमने अभी समय निकाला है और इस समय में इसका इंटू करेंगे तो यहाँ से सी और सी कट जाएगा, डी वी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यहाँ पर हमारा पथांतर आ जाएगा। अब प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के पदों में दोनों किरणों के बीच जो पथांतर होता है, पथांतर का हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल, जो हमने पथांतर अपॉन लैम्डा तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर जो हम डेल्टा बराबर सी डेल टी अपॉन लैम्डा कर देंगे तो हमारे डी वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इंटू लैम्डा हो जाएगा अपॉन में जो हमारा तरंग दैर्ध्य हो जाता है। तो इस यही तक बहुत सिंपल निकालना है। अब उपकरण को 90 डिग्री घुमाने पर फ्रिंजों में कोई विस्थापन प्राप्त नहीं होता है, तो ईथर का पता नहीं किया जा सकता। सिंपल हम इसमें से अब इतना ही करना है आपको, और सिंपल लास्ट में आपको इतना थोड़ा सा लिख देना है कि बहुत सारे प्रयोगों करने के पश्चात हमें यह प्राप्त हो रहा है कि
जब हम फ्रिंजों को 90 डिग्री फ्रिंज पर विस्थापित करते हैं तो इसमें कोई भी विस्थापन प्राप्त नहीं होता है। प्रयोग जो हमारा होता है वो विफल हो जा रहा है, अतः ईथर जैसी किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको पूरी तरीके से अगर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके जवाबों का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।